नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं धान की खेती के बारे में। तो इसके लिए कौन सी मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सी प्रजातियां अच्छी मानी जाती हैं, रोपाई का समय क्या है, खेत की तैयारी कैसे करते हैं और नर्सरी कितने दिन में तैयार होती है, कितनी बीज की आवश्यकता पड़ती है, बीज उपचार कैसे करते हैं और कितनी उपज प्राप्त होती है, सारा कुछ बात करेंगे। तो वीडियो में बस बने रहिए। तो किसान भाई, वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि खेती किसानी से संबंधित जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान की खेती के लिए अगर सबसे पहले बात किया जाए कौन सी मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता होती है, तो धान की खेती के लिए समशीतोष्ण यानी टेम्परेट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। और इसकी खेती के लिए जब अगर आप धान की बुआई करने जा रहे हैं उस समय तापमान अगर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और जब आप फसल की कटाई करने जा रहे हैं उस समय अगर तापमान 16 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और अगर मिट्टी की बात की जाए तो इसके लिए जलोढ़ मिट्टी या मटियार मिट्टी या फिर चिकनी या दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6.5 से लेके 7.5 या 8 पीएच तक हो, इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। तो किसान भाई, उसके बाद हम लोग बात करते हैं उन्नतशील प्रजातियां, यानी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती हैं। इसकी प्रजातियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला असिंचित क्षेत्रों के लिए, यानी वह क्षेत्र जहां पे सिंचाई का साधन नहीं है या सिंचाई का साधन कम है, उसमें आपका नरेंद्र 118 हो गया, नरेंद्र 97 हो गया, साकेत 4 हो गया। इसके बाद बात करते हैं सिंचित क्षेत्रों में, यानी जहां पे सिंचाई की समुचित व्यवस्था है, उसके लिए पूसा 169 हो गया, नरेंद्र 80 हो गया, पंत धान 12 हो गया, मालवीय धान 30-22 हो गया, पंत धान 4 और पंत धान 10। इसके अलावा सरजू 52 हो गया, पूसा 44 हो गया, पंजाब बासमती 4 और पंजाब बासमती 5। इसके अलावा बहुत सारी प्रजातियां जो कि हाइब्रिड नाम से भी हैं और जो कि बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे आपका एराइज गोल्ड 6444 हो गया, पाइनियर का भी एक बीज आता है। इसके अलावा एलजी कंपनी ने भी कुछ हाइब्रिड बीज निकाले हैं। तो ये सारी प्रजातियां हैं जो कि जिनकी किसी भी प्रजाति की आप बुआई कर सकते हैं, जो कि अच्छा उपज देती हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं रोपाई का समय, या फिर बात करें इसकी जो नर्सरी का जो है सही समय क्या है। तो धान की जो नर्सरी है वो 20 मई से लेके 5 जून के आसपास लगा देना चाहिए। इससे ज्यादा देरी करने पर कहीं ना कहीं हमारी जो फसल की उपज है वो प्रभावित होती है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है, नर्सरी 21 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा दिन तक नर्सरी रखते हैं तो उससे जो है उपज प्रभावित होता है। अगर आप 25 से 30 दिन या 35 दिन का नर्सरी खेत में लगा रहे हैं या उसकी रोपाई कर रहे हैं तो कहीं कहीं आपको उपज कम प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि बहुत ज्यादा पुरानी जब नर्सरी होगी, अगर आप उसको रोपेंगे या उसकी रोपाई करेंगे तो जो कल्ले निकलते हैं धान में वो बहुत ही कम निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपके धान में कल्ले ही कम निकलेंगे तो उपज कहीं कहीं प्रभावित होती है। किसान भाई, उसके बाद हम लोग बात करते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी में गेहूं की फसल की कटाई के बाद जब खेत खाली हो जाता है तो उसमें हरी खाद के रूप में ढैंचे को लगा सकते हैं। और ढैंचे की जो बुआई का सही समय है वो मई के प्रथम सप्ताह में, या फिर आप 12-13 मई तक इसको लगा सकते हैं। और 20 से लेके 21 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। और जब आपकी ये ढैंचा की फसल 6 से 8 सप्ताह की हो जाए उस समय खेत में उसको पलट देना चाहिए, ताकि उसको सड़ने का जो है पूरा अवसर मिल जाए, यानी पूरी तरीके से वो खेत में सड़ जाए। ढैंचा लगाने के फायदा क्या होते हैं? ढैंचा लगाने से आपका लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम कम नाइट्रोजन की जरूरत होती है, यानी 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीज की मात्रा। तो धान की खेती के लिए अगर बीज की मात्रा की बात की जाए तो लगभग 6 से लेके 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाई, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीज उपचार का। तो इसको उपचारित करना जरूरी होता है। इसके लिए 10 लीटर पानी में 20 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल बना लेते हैं, और इस घोल में बीज को कम से कम 8 से 10 घंटे तक
भिगोते हैं। इसके बाद इसको छाया में सुखवाते हैं और छाया में सुखाने के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फसल को जड़ सड़न से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम या क्लोरपाइरिफास 5 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से अगर आप इसको प्रयोग कर रहे हैं तो धान में जो जड़ सड़न होता है वो नहीं लगता है। किसान भाई इसकी जो रोपाई है यानी धान की जो रोपाई, उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, रोपाई के समय बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर खेत में बहुत ज्यादा पानी है तो रोपाई में दिक्कतें आती हैं। तो कम से कम अगर आप खेत में कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, इससे ज्यादा पानी नहीं रखना चाहिए। हाँ, बाद में आप सिंचाई कर सकते हैं लेकिन रोपाई के समय ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। और इसकी दूरी की बात की जाए तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 15 से 18 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो धान की फसल में अगर आप ढैंचा लगा रहे हैं तो खेत की तैयारी के समय ढैंचा पलट दिए हैं तो बहुत ज्यादा देसी खाद की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ढैंचा का प्रयोग नहीं किए हैं तो इसके लिए कम से कम आपको 2 ट्राली गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा यूरिया 110 किलोग्राम, डीएपी 27 किलोग्राम और एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट 70 से 75 किलोग्राम, एमओपी 20 किलोग्राम। इसके अलावा जिंक की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि खेत में जो खैरा बीमारी लगती है वो न लगे। इसके अलावा अगर आप दीमक से बचाव करना चाहते हैं, इसके लिए रिजेंट नामक एक दवा आती है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंचाई का। तो सिंचाई की अगर बात की जाए तो बहुत सारे किसान भाई हमारे मन में ये सोचते हैं कि धान के खेत में हमेशा पानी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, धान के खेत में हमेशा पानी की जरूरत नहीं होती है, बस उसमें एक उचित नमी बने रहना चाहिए। जब धान की फसल में यानी जो उसकी मिट्टी है उसमें दरारें पड़ने लगे उस समय उसकी सिंचाई कर देना चाहिए। इसके अलावा फसल की कुछ अवस्थाएं होती हैं, उस समय उसमें नमी की कमी नहीं होना चाहिए, उस समय पानी उसमें आवश्यक होता है। जैसे आपका कल्ले निकलते समय यानी जब धान में कल्ले निकलना शुरू हो जाए उस समय पानी कमी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब बाली निकल रही हो और फूल निकल रहा हो या फिर जब दाने बनने लगते हैं तो इस समय जो है पानी की या नमी की कमी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए खुरपी का प्रयोग या पैडी वीडर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल या रसायन भी आते हैं, जैसे पेंडीमेथालिन हो गया 30 सीसी को आप रोपाई के 3 से 4 दिन बाद प्रयोग करेंगे। इसकी 3.3 लीटर मात्रा को 700 से लेकर 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देना चाहिए या खेत में मिला देना चाहिए। इसके बाद आता है कटाई। तो धान की जो कटाई है, जब खेत में 50% दाने बन जाएं तब उस समय धान के खेत से पानी जो है धीरे धीरे निकाल देना चाहिए। और जब 80 से 85% बालियां बन जाएं या उसमें दाने आ जाएं और उसका रंग जो है सुनहरा दिखने लगे उस समय उसकी कटाई करना चाहिए। बहुत ज्यादा देरी करने पर जो धान का फसल है या उसका जो बीज है वो झड़ने लगता है, वो कहीं न कहीं उपज को प्रभावित करता है। इसके बाद अगर उपज की बात की जाए तो लगभग 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो किसान भाई ये हो गया धान की खेती का पूरा विवरण कि धान खेती कैसे कैसे किया जाता है। तो इसके बाद हम 2-3 वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें आपको धान में कौन कौन से खरपतवार लगते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा धान में अधिक कल्ले या अधिक फुटाव कैसे प्राप्त करें इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा खेत में कौन कौन से रोग लगते हैं यानी धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।